नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल के सियासी में एक भूचाल आ गया है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हड़कंप मची हुई है और वो दो गुटों में बंट गया है। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति आ गई है कि वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को वो सजा, वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसके लिए वो चीन की गोद में जाकर बैठे हुए थे। चीन की गोद में जाने के बाद जो स्थितियां बदल रही थी, अब वो धीरे धीरे विस्फोटक रूप ले रही है और जो कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल के 3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले केपी शर्मा ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को एक चेतावनी दे दी है और उस चेतावनी के पीछे का एक बड़ा कारण भारत है। क्योंकि जिस तरह से केपी शर्मा ओली पिछले कुछ समय से नेपाल का जो पूरी विदेश नीति है वो चीन केंद्रित करके रखे हुए थे और भारत के विरोधी रवैया अपना रहे थे, उसके कारण पहले भी उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी, लेकिन वो संभले नहीं और इस बीच उन्होंने चीन के इशारे पर नेपाल के नक्शे में परिवर्तन कर दिया। और चूंकि नेपाल के नक्शे में जो परिवर्तन था उसके पीछे एक रीजन थी, जो चीन का इशारा था इसके तरफ, लेकिन फिर भी चूंकि वो नेपाल के नक्शे में परिवर्तन था, वहाँ के राष्ट्र के जो कहा जा सकता है कि क्षेत्र की वृद्धि की बात की जा रही थी, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस बीच केपी शर्मा ओली ने चीन के इशारे पर जो काम किया, उसके बाद पार्टी के अंदर विस्फोट हो गया है और 3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कई बड़े नेताओं ने, जिसमें से कुछ नेता तो ऐसे हैं जो अभी के कैबिनेट में मंत्री हैं, नेपाल के कैबिनेट के विदेश मंत्री तक ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल के बीच एक बैठक हुई और उस बैठक में शी जिनपिंग के विचारों के प्रशिक्षण दिया जाना था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मेंबर्स हैं, और उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जानी थी, उसको एजुकेट किया जाना था। और इसके लिए समझौता जो हुआ था वो पिछले साल हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर गए थे, उस दौरे में चीन और नेपाल के बीच खिचड़ियां तो पकी, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बीच भी एक सहमति बनी। दोनों देशों के कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक सहमति बनाई जिसमें यह कहा गया कि दोनों देश साल में एक बार एक बैठक करेंगे, दोनों देश के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके मेंबर उसमें शामिल होंगे और शी जिनपिंग का जो विजन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो विजन है, उस विजन के बारे में नेपाल के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आखिरकार कम्युनिस्ट जो आंदोलन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक तो ठीक बात थी, लेकिन जब वही बैठक इस बार अभी के समय में होना तय हुआ और जब बैठक हो गई तो इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया नेपाल के अंदर। केपी शर्मा ओली के विरोध आवाज़ें उठने लगी। सबसे पहले माधव कुमार नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी के अभी वर्तमान लीडर और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जो समय निर्धारित किया गया है वो बहुत ही गलत समय है, क्योंकि अभी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। जो 3 क्षेत्रों पर जो अधिकार को लेके अभी नेपाल और भारत के बीच टेंशन चल रही है, उस बीच नेपाल और चीन को ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहिए जिससे ये लगे कि नेपाल की पूरी विदेश नीति चीन केंद्रित हो गई है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि चीन और भारत के बीच भी लद्दाख के सेक्टर में तनाव चल रहा है, दोनों के बीच झगड़े हुए हैं, सैनिकों की मौत हुई है। और ऐसे समय में अगर चीन और नेपाल कि किसी भी क्षेत्र में अगर बैठक होती है, दोनों के संबंध नज़दीक होते दिखाई पड़ते हैं,
तो भारत को खोना पड़ेगा, और भारत को खोना नेपाल के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। भारत के अलावा नेपाल के साथ सामने कोई विकल्प ऐसा नहीं है जिसके साथ संबंध आगे बढ़ा के नेपाल समृद्ध हो सके। माधव कुमार नेपाल इंटरनेशनल डिवीज़न जो होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इंटरनेशनल डिवीज़न के चेयरमैन हैं, उसके प्रमुख हैं। उन्होंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नीति जो नेपाल की बन रही है, विदेश नीति जो बन रही है, उसमें उनकी अहम भूमिका होने के बावजूद उनको बताया तक नहीं गया कि ये बैठक होने वाली है। ये बैठक होने के बाद जो इंटरनेशनल डिवीज़न है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, उसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उप प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये बातें कही कि उनको इससे अनभिज्ञ रखा गया। जो विष्णु रिजाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि नेपाल की सरकार ने जब चीन के साथ ये मीटिंग फिक्स की, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी हमें। इन दोनों नेताओं को, एक प्रमुख और दूसरे उप प्रमुख, दोनों को ओली ने बिल्कुल अंधेरे में रखा और चीन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुई। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, कुछ नेताओं ने आपस में बैठकर चर्चा की और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई होगी जिसकी जानकारी बाहर नहीं आई है, क्योंकि ये चर्चा जो हुई करीब करीब 4 घंटों तक चली। 4 घंटों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के नेताओं ने चर्चा की और इस बात की जानकारी इंटरनेशनल डिवीज़न के 2 बड़े नेता जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर रखने वाले हैं, उन 2 बड़े नेताओं को, उनके प्रमुख और उप प्रमुख दोनों को पता नहीं था और इसलिए दोनों ने इस बात का प्रबल विरोध किया है। इसके साथ साथ जो माधव कुमार नेपाल के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने भी ये बात कही है कि कम्युनिस्ट पार्टी कि जो नेपाल है उसका कभी भी ऐसा एजेंडा नहीं रहा जिसे भारत विरोधी कहा जा सकता है। झालानाथ भी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बाद उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने भी जो ओली की ये नीति है उसका खिलाफत किया, उनका विरोध किया है। इन लोगों ने तो विरोध किया ही, इनके साथ साथ जो विदेश मंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने भी ये कहा कि ये जल्दीबाजी में ऐसी बैठक की गई है, इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए था। जबकि भारत और नेपाल के बीच एक तरफ टेंशन चल रही है, दूसरी तरफ भारत और चीन है जो एक दूसरे से टकराव की स्थिति में है, सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दोनों के बीच का संबंध बहुत ही खराब स्तर का है, एक तरह से युद्ध जैसा माहौल दोनों देशों के बीच चल रहा है। ऐसे में अगर नेपाल चीन के साथ बैठक करता है तो उसको भारत विरोधी कदम बताया जा सकता है और नेपाल की जनता भारत विरोध ही नहीं है, नेपाल की जनता कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इस बात को लेके वो जो केपी शर्मा ओली के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, केपी शर्मा ओली के इस कदम का विरोध किया। ये सारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अंदर जो गडमड की स्थिति चल रही है, विस्फोट चल रहा है, वो चीन और नेपाल के बीच बढ़ते संबंध को लेकर चल रहा है। क्योंकि चीन और नेपाल के बीच का संबंध बेसिकली केपी शर्मा ओली और शी जिनपिंग के बीच का संबंध है। केपी शर्मा ओली का जो रिश्ता है ना, और वो रिश्ता चीन के साथ थोड़ा ज़्यादा ही सुदृढ़ होता जा रहा है। केपी शर्मा ओली को प्रेम हो गया है शी जिनपिंग से और ये प्रेम का कारण है उनकी कुर्सी का बचाया जाना। उनकी कुर्सी को बचाने में शी जिनपिंग की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि पिछले 6 महीने पहले की बात है, ये कई जो कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग की थी और वो जब मीडिएशन की बात हुई तो केपी शर्मा ओली को कहीं और कुछ नहीं दिखा तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सबसे बड़े प्रणेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तरफ वो गए और शी जिनपिंग की शरण में उन्होंने जाना स्वीकार किया और उन्होंने किसी तरह से मैनेज करके उनकी सरकार बचा ली। इसी के एहसानों का बदला वो अभी भी चुका रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। नक्शे की बात नहीं है, ये चीन और नेपाल के संबंध की बात है जिसमें भारत एक बड़ा मुद्दा है। भारत को बिल्कुल इग्नोर करके चीन के साथ संबंध बनाए जाने पर नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी एक मत नहीं है और इन लोगों ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने
30 सेंट्रल लीडर की बैठक बुलाई, उन्हें काठमांडू आने को कहा कि सारे लोग जहां जहां से हैं वो काठमांडू आ जाएं और काठमांडू में एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में जो नेपाल के अलग अलग प्रोविंस हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उन राज्यों से 70 डेलीगेट्स बुलाए जा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। ये जो सारे डेलीगेट्स हैं वो और 30 सेंट्रल लीडरशिप के जो नेता हैं वो सब मिलके ये चर्चा जो करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल्यूर है नेपाल का और करप्शन का जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा है क्या, आखिरकार पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा क्यों हाईलाइट हो गया नेपाल में कि नेपाल की सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार, वो करप्शन में लिप्त है। कुछ दिनों पहले नेपाल में काठमांडू के अंदर ही कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये कोरोना के समय में भी कई जगहों पर छिटपुट प्रदर्शन हुए। उस प्रदर्शन का कारण नेपाल सरकार का करप्शन था। करप्शन के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठ रही थी और इसी को मुद्दा बना के प्रचंड के साथ साथ माधव कुमार नेपाल, झालानाथ, ये सारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कुछ और वरिष्ठ नेता हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप है, 30 की बात जो मैंने की कि 30 सेंट्रल लीडर को बुलाया गया है, जो राज्यों से अलग अलग डेलीगेट्स बुलाए जा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जो वो सब मिलके ये तय करेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार की बात अगर लोगों तक पहुंच रही है तो उसको शांत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है, वो उपाय है केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग करना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पास नेताओं की कमी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तीन पूर्व प्रधानमंत्री अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में हैं, जिसमें पुष्पकमल दहल प्रचंड, झालानाथ और उसके साथ माधव कुमार नेपाल, ये सब बड़े नेता हैं। इन लोगों के रहते हुए भी उनको केपी शर्मा ओली एक चौथे नेता थे जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब जब नेतृत्व का संकट आ गया है, जब करप्शन की बात उठ रही है, तो अब उसी चीज का फायदा उठा के अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो दूसरे नेता हैं वो अब मोर्चा खोल चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो इन लोगों ने उठाया वो उठाया है एजेंडे को लेके कि कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा क्या है। नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एजेंडा कभी भारत विरोधी नहीं रहा है और इसी के लिए काठमांडू में बैठक की जा रही है। भले ही ये कहा जा रहा है कि गवर्नेंस को लेके है, ये करप्शन को लेके है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो वहाँ उठने वाला है वो केपी शर्मा ओली की भारत विरोधी नीति को लेकर उठने वाला है। भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है और डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों देशों में चर्चा भी हो रही है और इसी का नतीजा है कि काठमांडू में होने वाली बैठक ये तय करने वाला है कि केपी शर्मा ओली कब तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनको कितने जल्दी, जितना समय हो सके, उनसे इस्तीफे की मांग की जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।